हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करने वाले हैं। क्या भाई, लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मिडाइवल इंडिया चल रहा था। और लास्ट वाले क्लास में हमने शिवाजी के बारे में डिस्कस करा था। आज थोड़ा सा हम लोग उसी के आगे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार शिवाजी के बाद जो है वो किस तरीके से मराठा जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ा, या फिर किस तरीके का मॉडल शिवाजी जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में लगाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए शिवाजी का रेवेन्यू मॉडल क्या था, तो असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट। कि वहां पर क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू का जो मेजरमेंट था या फिर असेसमेंट था, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कि एक लैंड में कितना रेवेन्यू होगा या नहीं होगा, वो मेजरमेंट पर डिपेंड करता था। और द खती ऑफ अम्बेर वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ मेजर। और जो खती है, खती खती बोलते थे वहां, ठीक है, किसको, ऑफ अम्बेर का लिया गया था, वाज अडॉप्टेड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। फिर एक था चौथ चौथ वाज 1/4, मतलब 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो था वाज पेड टू द मराठास सो एज नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू मराठास रेट। ठीक है, ताकि वो मराठा का रेट ना पड़े उस पर। और एक तरीके से 1/4 जो था वो रेवेन्यू जो है वो आपको वहां तक पहुंचाना होता था, ठीक है, सरकार के पास या फिर जो मराठस थे। सरदेश मुखी, ठीक है, सरदेश मुखी जो है वो एडिशनल लेवी ऑफ 10%, मतलब 1/10 ऑफ द लैंड ऑफ द महाराष्ट्र ओवर विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट। 1/10 जितने भी एडिशनल जो टैक्स एक तरीके का लगाया जाता था जो कि हेरिडेटरी राइट था, बट विच फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि जो मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया था। तो एडिशनल एक 1/10 जो है वो लगाया जाता था, जिसको हम लोग सरदेश मुख बोलते थे। ठीक है, अब देखो मराठा आफ्टर शिवाजी, मराठा का क्या हुआ भाई शिवाजी के बाद, मतलब शिवाजी जब चले गए भाई उसके बाद किस तरीके से मराठा जो पनपा। तो देयर वाज अ डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन, जैसे संभाजी एंड अ राजा राम, ये दो एक थे। संभाजी एक आप जानते हैं कि बेटे थे किनके, भाई शिवाजी के। तो उनके और राजा राम के बीच में जो है सक्सेशन की लड़ाई चलती रहेगी, कौन राजा रहेगा कौन नहीं रहेगा। सन ऑफ शिवाजी संभाजी सक्सीडेड द थ्रोन, लेकिन जो थ्रोन को आगे लेकर चला गया किनके द्वारा भाई, 1680 से लेकर 1689 तक वो संभाजी के द्वारा ले जाया गया। ठीक है, मतलब संभाजी जो है उन्होंने अपनी राज को बढ़ाने की कोशिश करी। He was incapable ruler and a poor diplomat, वो incapable ruler और डिप्लोमेट थे। तो जो कि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उतने अच्छे तरीके से वो पनप नहीं पाए, लेकिन उनका भी एक पार्ट है जो कि एक इम्पोर्टेंट है। प्रिंस अकबर द रिबिलियस सन ऑफ औरंगजेब, जो took a shelter with him, और उनको शेल्टर में लिया गया था। और संभाजी was executed by the औरंगजेब and his infant son Sahu was taken captive by औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। और संभाजी was succeeded by the राजा राम, उसके बाद राजा राम 1689 में वो राजगद्दी पर बैठे थे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, औरंगजेब के द्वारा जो है उनको एक तरीके से कैप्चर करके उनको वहां पर मार दिया गया। उसके बाद राजा राम 1689 से 1700 तक was killed in 1700 by औरंगजेब, इनको भी औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया। His widow जो है ताराबाई put her son, put her infant son शिवाजी टू on the throne, और जो है उनका जो विडो, मतलब इनकी जो विडो जो धर्मपत्नी थी वो एक तरीके से ताराबाई, वो पुट हर इन्फेंट सन, जो कि बहुत छोटा बच्चा था, शिवाजी टू, उनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया। राजा राम क्रिएटेड द न्यू मिनिस्ट्रियल पोस्ट, एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी उनके द्वारा बनाया गया था जिसको प्रतिनिधि बोला गया। ठीक है, एंड दस टू द नंबर ऑफ मिनिस्टर बिकेम 9, और एक तरीके से 9 मिनिस्टर थे जो कि प्रतिनिधित्व करते थे। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 में जब औरंगजेब का डेथ हो गया था, उसके बाद अगर देखा जाए साहू द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी, ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी कौन, साहू द सन ऑफ संभाजी, जो सन ऑफ संभाजी थे, वाज रिलीज्ड बाय द बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जो कैप्चर करके रखा हुआ था उसको एक तरीके से रिलीज कर दिया। ठीक है, एंड ही क्लेम्ड द थ्रोन एंड ही लेड अ सिविल वॉर बिटवीन द साहू एंड ताराबाई, और ताराबाई और एक तरीके से ताराबाई और साहू के बीच में एक तरीके से आपस रंजिश शुरू हो गया। ठीक है, साहू इमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ खेर, और साहू जो है वो जीत गया किसमें, साहू और ताराबाई के लड़ाई में, जिसमें एक तरीके से बैटल ऑफ खेर बोला गया।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए क्या है, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से बैटल ऑफ खेत जो है वो साहू जीत गए। उसके बाद आफ्टर दिस साहू रूल्ड फ्रॉम सतारा एंड द ताराबाई फ्रॉम द कोल्हापुर। तो सतारा से रूल करते थे साहू और ताराबाई जो है वो एक तरीके से कोल्हापुर से। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द रूल ऑफ पेशवा जो है वो एक तरीके से बिकम अ वर्चुअल रूलर ऑफ द स्टेट, और एक तरीके से उस तरीके से नहीं बढ़ पाया, उस तरीके से पनप नहीं पाया जिस तरीके से पनपना चाहिए था। तो अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा एक कहानी के रूप में समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, शिवाजी जो अष्ट प्रधान कौन कौन हुआ करते थे, तो अष्ट प्रधान जो है वो एक तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे पेशवा मुखिया प्रधान हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस, ठीक है, फिर सार ए नौबत या फिर सेनापति जिसको मिलिट्री कमांडर बोला जाता था। उसके बाद मजुमदार और अमात्य, मजुमदार और अमात्य कौन थे, अकाउंटेंट जनरल थे। कौन थे भाई, अकाउंटेंट जनरल के रूप में। फिर आपको मंत्री देखने को मिलेंगे, मंत्री कौन थे, इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स, ये देखते थे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सुरुनाविस और सचिव जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस देखने को मिलते थे, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स। उसके बाद डाबिर या सुमंता जो फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ रॉयल सेरेमनीज, और रॉयल जो सेरेमनीज जो नोबल पर्सन रहते थे उनको एक तरीके से उनके सेरेमनीज को हैंडल करने। न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब वकील, आप समझ सकते हैं कि जो लॉयर वगैरह है वो सबसे रिलेटेड है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और पंडित राव जो चैरिटी और रिलीजियस अफेयर को देखते थे। तो उस तरीके से अलग अलग चीजों को वहां पर अडॉप्ट किया गया था जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पेशवास। उसके बाद 1713 के बाद 1818 तक पेशवा जो है उनका रूल चला। उसमें सबसे पहला जो है आपको देखने को मिलेंगे 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जिनके सहायता से एक तरीके से बैटल ऑफ खेत जीता गया था। ठीक है, अब यहाँ के बाद थोड़ा सा कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। He excelled in diplomacy and won over Marathas chief to the side of साहू। देख रहे हो, इसका मतलब ये डिप्लोमेसी, बहुत डिप्लोमेटिक लीडर हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ, और जो साहू ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सेना करते इन 1708, और सेना करते के रूप में इनको एक तरीके से अवार्ड दिया गया था। मेड हिम अ पेशवा, और पेशवा बनाया गया था 1713 में, 1713 में इनको पेशवा बना दिया गया। द पेशवा कंक्रीटेड ऑल द पावर ऑफ हिज ऑफिस, और जो पेशवा होते थे वो सारे पावर को कॉन्क्रीट करके रखते थे। ठीक है, साहू के। एंड ही बिकम द फंक्शनल हेड ऑफ मराठा एम्पायर, और एक तरीके से जो फंक्शनल हेड हुआ करते थे वो ये बन गए। ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद द सईद ब्रदर्स, और सईद ब्रदर के साथ इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ था, बाय विच द मुगल एम्पायर जो फारूक सियार रिकॉग्नाइज साहू एज द किंग ऑफ स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य के रूप में इनको दिया गया। तो यहाँ पर अग्रीमेंट वगैरह भी साइन होता था, कहीं भी अगर मान लो कि अगर कोई भी जंग को आगे बढ़ाया गया तो। He also helped सईद ब्रदर्स इन ओवरथ्रोइंग कौन, जो है फारूक सीवर। ठीक है, फारूक सीवर को भगाने में या वहां से उनके गद्दी से हटाने के लिए। उसके बाद बालाजी बाजीराव, ठीक है, उसका नाना साहब, ठीक है, नाना साहिब जो 1714 से 1761। अब इन दिस एग्रीमेंट विद द मुगल एम्पायर द अहमद शाह द पेशवा एग्रीड टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज इन द रिटर्न ऑफ चौथ। ठीक है, चौथ, तो चौथ को पाने के लिए एक तरीके से उन्होंने बोला कि भाई हम इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होगा उसको हम लोग एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि आप पर कोई अटैक ना कर सके, उसको हम लोग देखेंगे। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, याद रखना अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विश्वराव एंड द सन ऑफ नाना साहब जो है वो एक तरीके से मर गए थे तीसरे विश्व युद्ध में, तीसरे पानीपत में। ठीक है, फिर पेशवा माधवराव बन आए, फिर 1761 से 1762 बालाजी बाजीराव was succeeded by his younger son माधवराव के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद रघुराम राव द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ पेशवा फैमिली बिकम द रीजेंट टू द यंग पेशवा एंड अ de facto रूलर
ऑफ द स्टेट और एक डी फैक्टो रूलर के रूप में निकल गया है, जो कि एक तरीके से बोला जाए यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो रघुनाथ राव जो थे एल्डेस्ट ब्रदर सर्वाइविंग मेंबर, जो कि एक पेशवा फैमिली के थे, वो एक तरीके से यंग पेशवा के रूप में एक डी फैक्टो रूलर के रूप में निकल कर आए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव, ठीक है, पेशवाइज्म हैज लॉस्ट इट्स ऑल द पावर। तो माधव राव के मरने के बाद एक तरीके से पेशवाइज्म भी खत्म हो गया। पेशवाइज्म किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, प्राइमेस्ट्रियल रूल जैसा होता था, तो जिसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में है छोटे छोटे चीजों के बारे में। अब अगर लेटर पेशवा देखा जाए, तो लेटर पेशवास में अगर देखा जाए, पेशवा के बाद नारायण राव जो सवाई माधव राव और बालाजी राव सेकंड, ये तीनों एक तरीके से पेशवा को आगे बढ़ाकर ले गए, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ पाए जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। हर एक चीज का अंत होता है भाई, उसी तरीके से इसका भी अंत आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 से 1882, ठीक है, 1782 सॉरी। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज कन्वेंशंस या कन्वेंशन ऑफ वादगांव जो है वो कब हुआ था, 1779। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुआ था, 1782 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है एंग्लो मराठा वॉर, उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड, यहां देखो, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर बिगेन व्हेन द मराठा पेशवा साइंड अ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी। ठीक है, अलायंस ट्रीटी जब साइन किया तब एक तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एक तरीके से फर्स्ट, ठीक है, दूसरा और आपको तीसरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या, मराठा आर्मी डिफीटेड द ब्रिटिश, जो मराठा आर्मी था वो डिफीट कर दिया था किसको, ब्रिटिश को। ब्रिटिश ने सोचा था, इस वक्त ब्रिटिश आ रखा था भाई, 1700 के बाद जो है जितनी भी कहानी होंगी उसमें ब्रिटिश का रोल जो है वो धीरे धीरे पहुंच चुका था। अब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो दाखिल हो चुकी थी। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर था वो कब था, 1817 से 1818। तो तीन मराठा वॉर याद रखिए, एंग्लो मराठा वॉर पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग डिक्लेयर्ड द वॉर पिलरीज एंड द मर्सिनरी ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट द मराठास, डिसिसिव डिफीटेड। और एक तरीके से मराठा के खिलाफ हल्ला बोल दिया लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो याद रखिएगा तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए थे भाई। उसमें पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक, फिर एक 1779 में, और मतलब 1803 से लेकर 1806 में, और एक 1817 और 1818 के बीच में हुआ था। तो आते आते 1816 तक जो है मराठा एक तरीके से खत्म हो गए थे। ठीक है, लगभग वहां पर समाप्त हो गया था। उसके बाद देखो मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पर देखो मॉडर्न इंडिया को अगर देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया को बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर जैसे मिडाइवल इंडिया हो गया, अब यहाँ मॉडर्न इंडिया के बारे में अगर बात हो जाए तो मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट वो निकल के आए। सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस के एडवेंट किस तरीके से, सबसे पहले हम लोग पोर्चुगीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग अलग। तो मॉडर्न इंडिया जो है वो आपका यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि आप एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर। इसमें देखो क्या बोला गया, द केप रूट फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया। यूरोप टू इंडिया का केप रूट वाज डिस्कवर्ड, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था भाई, वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, जहां से इंडिया में आया जा सके। ही रीच्ड पोर्ट ऑफ कैलिकट, पोर्ट ऑफ कैलिकट वो पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के थ्रू। ठीक है, ऑन 17 मई 1498, याद रखना 17 मई 1498, एंड वाज रिसीव्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ द कैलिकट, किसके द्वारा, जमारुइन के द्वारा। तो ठीक है, तो जमारुइन के द्वारा जो उनको रिसीव किया गया था। दिस लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन एट अ कैलिकट, कोचीन एंड अ कोहिनूर। ठीक है, कन्नूर, कन्नूर जिसको बोलते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्टेशन बना दिया गया कैलिकट को, कोचीन को और कन्नूर को। Cochin 1502 was the initial capital of Portuguese in India. Later it was replaced by the Goa. इसलिए आप देखते होंगे आजाद होने के बाद भी जो गोवा पर जो रूल करने वाला बंदा एक ही था, ब्रिटिश जाने के बाद भी वो कौन था, पोर्टुगीज था, जो रूल करके चल रहा था। वो आजादी के बाद हम लोग एक तरीके से बाद में चलकर वो पोर्टुगीज वहां से गए थे। यहाँ पर एक बात तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। दूसरा, गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया was
पहला गवर्नर कौन थे भाई, आपको एल्मिएडा, ठीक है, फ्रांसिस्को एल्मिएडा, जो कि 1505 से 1509 तक। ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी द ब्लू वाटर। अल्फांसो डी एल्बुक्विक जो है वो अराइव्ड इन इंडिया इन 1503 एंड बिकम द गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, ठीक है। एंड इन कब भाई 1509 में, 1509 तक तो ये थे। 1509 के बाद गवर्नर कौन बने भाई, पोर्चुगीज के, तो आपको देखने को मिलेगा 1509 में अल्फांसो दी एल्बुक्विक। He captured Goa from the ruler of Bijapur in 1510 and introduced the policy of imperialism। और यहाँ पर कौन सी पॉलिसी, इंपेरियलिज्म की पॉलिसी अपना ली गई, ठीक है। तो याद रखना कि इंपेरियलिज्म की जो पॉलिसी है वो किनके द्वारा जो है वो अपनाई गई। तो इंपेरियलिज्म के जो पॉलिसी है वो अल्फांसो डी एल्बुक्विक के द्वारा जो है वो अपनाई गई, जब वो एक बीजापुर के लीडर से या रूलर से, जब 1510 में उन्होंने एक तरीके से पूरे गोवा को अपने कैप्चर में ले लिया था। तो अल्फांसो डी एल्बुक्विक का नाम याद रखना है, और पहले गवर्नर का नाम याद रखना है फ्रांसिस्को एल्मिएडा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया को लेकर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भैया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या है भैया, देखो यहाँ पर देखा जाए, उसके बाद आते हैं कौन, नीनो डा कुल्हा 1529 से 1538 ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा इन 1513। हमने बताया ना तीन, कोचीन, कैलिकट जो है वो एक तरीके से, या कन्नूर जो है वो एक तरीके से उनका एक ट्रेडिंग हब हुआ करता था। तो पहले जो कैपिटल था वो कोचीन हुआ करता था, अब वहां से गोवा ट्रांसफर कर लिया गया 1513 में। एंड ही एक्वायर्ड दीव, जिसको दमन एंड दीव बोलते हैं, एंड बेसिन फ्रॉम अ बहादुर शाह ऑफ गुजरात 1534। और बहादुर शाह जो है ऑफ गुजरात, उनसे वो दो जगहों को छीन लिया गया। कौन कौन से भाई, दीव एंड बेसिन को। तो दीव एंड बेसिन को एक तरीके से अपने हिस्से में ले आया गया। पोर्चुगीज एक्वायर्ड दमन इन 1559। याद रखना कि जो पोर्चुगीज है वो एक्वायर्ड 1510 में गोवा को, और 1559 में दमन को एक्वायर कर लिया गया इनके द्वारा, ये भी याद रखना है। दे लॉस्ट हुगली इन 1631, और हुगली एक तरीके से लॉस्ट कर लिया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां के जो है जमाने में, या शाहजहां का जब रूल था तब एक तरीके से दे लॉस्ट द रेन ऑफ, मतलब ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां दे लॉस्ट हुगली 1631 में। 1661 में क्या हुआ, ये सब ना एक एक करके याद रखना है। पोर्चुगीज किंग गेव, जो पोर्चुगीज का किंग था वो गेव, जो क्या दे दिया भाई, पोर्चुगीज किंग गेव बॉम्बे टू चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड एज अ डाउरी फॉर मैरिंग हिज सिस्टर। सोच रहे हो यहाँ, मतलब सोचो, जो पोर्चुगीज इन 1661 द पोर्चुगीज जो किंग था उसने बॉम्बे को दान में दे दिया, किसको, चार्ल्स II को, ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स का ही पार्ट हुआ करता था। इंग्लैंड एज अ डाउरी फॉर मैरिंग हिज सिस्टर, कि उसके सिस्टर से जो शादी किया था, किसके, पोर्चुगीज के राजा की सिस्टर से शादी किया चार्ल्स II, ठीक है, जिसमें वो डाउरी में किसको दे दिया, बम्बई को दे दिया भयंकर, ठीक है। फर्स्ट देखो अब यहाँ आता है एक और इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन कैलिकट में ही फर्स्ट जो है वो फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत किया गया था, उसके द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत किया गया था, क्योंकि वो एक तरीके से ट्रेडिंग हब हुआ करता था खास करके पोर्चुगीज के लिए। अब आगे द फेमस जेसुटी सेंट फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विथ मार्टिन अल्फांसो डी सोजा इन 1542 से 1545, ठीक है। आप कोई बोलेगा कि भाई द फेमस जेसूट या फिर जीसूट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जो अराइव्ड इन इंडिया विथ मार्टिन अल्फांसो का 1542 से 1545 तक। ग्रेजुअली ऑलमोस्ट ऑल देयर टेरिटरी वर लॉस्ट टू मराठास में लगभग सारी जो टेरिटरी वो लोग क्या किए थे, हार गए थे भाई। एंड सल्सिटे और बेसिन इन 1739 डच एंड इंग्लिश, ठीक है,
ओनली गोवा, दमन एंड दीव रिमेन देम अंटिल 1961। देखो 1947 में आजाद होने के बाद 1961 तक कंट्रोल था दमन पर और दीव पर और गोवा पर, दमन एंड दीव और गोवा दो जगह पर पोर्चुगीज का। उसके बाद लगभग सब हार गए थे, तो कुछ जो है वो एक तरीके से मराठा से हार गए, कुछ इंग्लिश से हार गए, तो एक तरीके से ऐसे ऐसे पोर्चुगीज जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि पोर्चुगीज किस तरीके से राज किया और किस तरीके से खत्म हुआ, है कि नहीं। हमने पूरा मॉडर्न इंडिया में शुरुआत में समझने की कोशिश करी। अब आते हैं डच के ऊपर। अब डच जो है वो एक तरीके से किस तरीके से हमारे देश में उन्होंने अपनी परछाई को छोड़ा, तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी established factories in India at Masulipatam in 1605, Pulicat in 1610। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर क्या खोला, फैक्ट्री खोला। अब फैक्ट्री खोला तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया, कहां पर भाई, मसूलीपट्टनम 1605 में, 1610 में पुलिकट में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टम में 1641 में, तराई काल में 1645 में, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर और अलग अलग जगह पर सिंसिवारा, कांजीपटना, बलसूर, उसके बाद कोचीन और नागापट्टनम में भी एक तरीके से इनके द्वारा क्या है फैक्ट्रीज वगैरह खोले गए, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट थे, जो कि आप समझ सकते हैं। आगे क्या किया इन्होंने, दे रिप्लेस द पोर्चुगीज एज द, और जब पोर्चुगीज के बदले जो है वो अपने आप को ये लोग रिप्लेस किए डच वाले, ठीक है। उसके बाद अब देखो, दे रिप्लेस पोर्चुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द यूरोप ट्रेड विद द ईस्ट, जो ईस्ट से ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि यूरोप इधर है भाई, इसके ईस्ट इधर है, ईस्ट में भारत था, भारत इंडिया था, इंडिया था, चाइना था, यहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे। तो यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेड करने वाले वो कौन बन गए थे भाई, डच बन गए थे। अब यहाँ पर देखो, पुलिकट वाज देयर मेन सेंटर, और पुलिकट जो है वो मेन सेंटर था ट्रेड करने के लिए, टिल नागापट्टनम रिप्लेस्ड इट इन 1690। 1690 में जब एक तरीके से नागापट्टनम जो है वो मेन सेंटर बना दिया गया। The Dutch conceded to the British after the defeat in the Battle of Bedara in 1759। 1759 में दो लोगों के बीच में जो है वो युद्ध होता है। पहले तो ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है, ब्रिटिशर्स और या ब्रिटिश या फिर ब्रिटिशर्स या इंग्लिश बोलते थे हम लोग उसको, इंग्लिश और डच के बीच में जो लड़ाई होती है, और उसमें जो है वो इंग्लिश जीत जाती है, जिसके बाद जो है वो इंग्लिश का शासन शुरू हो जाता है। इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट से पहले जो था वो जॉन जो मिल्डेन हॉल एन इंग्लिश मर्चेंट कम टू इंडिया ओवर अ लैंड रूट टू ट्रेड विद द इंडियन मर्चेंट इन 1599। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से पहले एक जॉन मिल्डेन हॉल आया था भाई, मिल्डेन, देखो मिल्डेन हॉल आया था, जो कि एक इंग्लिश मर्चेंट था, व्यापारी था, हमारे देश में लैंड के रूट आया था ताकि वो इंडियन मर्चेंट से क्या कर सके, समझौता कर सके, ठीक है। और ये आया था कब भाई, 1599। और ये वॉर कब हुआ था भाई, 1759। याद रखना, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स के द्वारा कब भाई, 1599 में, नोन एज द मर्चेंट एडवेंचर्स, जो कि क्या, मर्चेंट एडवेंचर के रूप में माने गए, ठीक है। तो ये भी याद रखना, जहांगीर इशू अ फरमान टू अ कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, जहांगीर एक फरमान भी दिया था भाई किसको, कैप्टन हॉकिंस को 1609 में, परमिटिंग हिम टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में उस वक्त जो है जहांगीर का राज था, तो वहां पर कैप्टन हॉकिंस को वो जो है फरमान दिया था कि हाँ भाई आप सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। सर थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट, और सर थॉमस रो
जो है वो भी जहांगीर के कोर्ट में विजिट करे थे 1615 में एज एन एम्बेसडर ऑफ द किंग जेम्स वन सिक्स परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया, ताकि वो ट्रेड कर सके इंडिया में। तो देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स को भी जो लाया गया वो एक तरीके से मुगल के द्वारा ही जो स्थापित किया गया, नहीं तो वो स्थापित नहीं हो पाते। पोर्चुगीज गया, पोर्चुगीज के बाद डच वाले आ गए, डच वाले के बाद इंग्लिश वाले आ गए, उसके साथ मिलकर किसके साथ, मराठा के साथ अलग अलग हथकंडे अपना अपना के एक तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा इनके द्वारा, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जो कि समझकर चलना है भाई आपको। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट फैक्ट्री वॉज बिल्ड एट सूरत 1608 में पहली फैक्ट्री जो है वो बनाई गई ब्रिटिश। सूरत वॉज रिप्लेस्ड बाय द बॉम्बे एक्वायर्ड फ्रॉम द चार्ल्स टू, ठीक है, ऑन द लीज एज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन 1687। मतलब सूरत जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया बॉम्बे से, जब एक्वायर करा किसके द्वारा, फ्रॉम चार्ल्स टू ऑन द लीज, ठीक है, ऑन द लीज एज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट कोस्ट, जो कि 1687 में। अब 1639 में ऑब्टेन्ड मद्रास फ्रॉम, मद्रास को ले लिया गया भाई किसके द्वारा, राजा ऑफ चंदेरगिरी के द्वारा, ठीक है, विद अ परमिशन टू बिल्ड किसके, फॉरफिटेड जो है वो एक तरीके से हम फैक्ट्री बनाएंगे, उसके लिए एक तरीके से लड़ाई, उसके बाद वो राजा जो है चंद्रगिरी के द्वारा जो है वो उसको ऑब्टेन कर लिया गया। 1690 में जो चारनोक एस्टैब्लिश द फैक्ट्री एट जो सुतानती एंड जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस, जैसे सुतानती, कलिकती और गोविंदपुर वेर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो कुछ जमीनें जो है जमींदारी सिस्टम के तहत हथिया लिया गया 1689 में। एंड दीज 3 विलेजेस ग्रू एज अ सिटी ऑफ कलकत्ता, और यही तीनों सिटी को एक तरीके से मिलाकर कलकत्ता बना दिया गया, कलकत्ता बना दिया गया, जो कि आज कोलकाता के रूप में हम जान रहे हैं। The factories of Sutanati was forfeited and named a Fort William, उसका नाम क्या चेंज करके कर दिया गया, द फैक्ट्री ऑफ सुतानती, सुतानती का जो फैक्ट्री है उसको फोर्ट विलियम के नाम से जाने जाने लगा 1700 से। तो देख रहे हो बंगाल में किस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी, पहले 3 विलेज, फिर तीनों विलेज को साथ में करके एक पूरा शहर बना दिया, और उसके बाद उसमें से जो मेन जो था सुतानती, उसको एक तरीके से नाम क्या दे दिया गया, फोर्ट विलियम, एक तरीके से इन 1700। इन 1717 जॉन सरमन obtained the royal फरमान from the मुगल जो फारूक सियान, ठीक है, and this फरमान is also the emperor called a magna carta of the British rule in India as it gave a large concession to the company। ये क्या करने लगा कि कंपनी को कंसेशन या फिर सब्सिडी जिसको बोलते हैं ना, छूट देने लगा कंपनी को कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं धीरे धीरे कर कर। अब जैसे ही आप किसी को छूट देते हो वो धीरे धीरे करके चीजों को कैप्चर करना शुरू कर देता है, तो जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। क्लियर, यहाँ एक बात समझ में है। अब आगे अगर देखो नेक्स्ट, अब इस पूरे चीजों को समझना है। अब देखो क्या हुआ, द डेन्स अराइव्ड इन इंडिया इन 1616। डेन जो है वो अराइव कब किया था भाई, दे एस्टैब्लिश्ड द सेटलमेंट ऑफ तारिंकुबर तमिलनाडु, जिसको बोला गया, ठीक है, उसको एंड इन अभी जैसे अभी हाल ही में नाम चेंज हुआ, अभी याद आ गया नाम से, केरल को केरलम बोला जाता, केरला को क्या बोला जाएगा, केरलम, ठीक है, केरला को क्या, केरलम, ठीक है। और ये एक तरीके से जो सेरमपुर बंगाल एंड 16 सेरमपुर वाज देयर हेडक्वार्टर, सेरमपुर को हेडक्वार्टर बना दिया गया। दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश इन 1854, और 1854 में दे वर फोर्स्ड टू सेल देयर सेटलमेंट टू द ब्रिटिश। अब आ जाओ भाई फ्रेंच, फ्रेंच का भी थोड़ा सा पार्ट रहा है हमारे देश में, ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भाई। फ्रेंच ने क्या क्या किया, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज formed in 1664 by the Colbert under the state patronage during the reign of Louis XIV। लुइस 14 के दौर में उन्होंने कॉल्बर्ट में अपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, देख रहे हो सारे लोग जो भी आ रहे हैं हमारे देश में वो इंडस्ट्री को ही स्थापित कर रहे हैं ताकि हमारे देश में से लूटे वो लोग। स्टैब्लिश कहाँ किया, सूरत किया, फ्रैंकोइस कैरोन को इन 1668, और सेकंड जो है उसने मसूलीपट्टनम में 1669 में। दे ऑक्यूपाइड
महे, यानम और कराईकाल, ठीक है, ये तीन एक तरीके से ऑक्यूपाइड किया इनके द्वारा, जो फ्रेंच के द्वारा। एंड द फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी वाज लेड, फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी का भी लीड किया गया था, इनके द्वारा रखा गया था नींव, ठीक है, 1673 में, विच आफ्टरवर्ड बिकम द कैपिटल, जो कैपिटल भी बन गया था फ्रेंच का, ठीक है। एंड दे आल्सो डेवलप अ फैक्ट्री इन अ चंदेर नगर, ठीक है। द गवर्नर ऑफ लिनियर और दुमोस रिवाइव द फ्रेंच पावर between 1720 to 1742, and the Anglo-French conflict started with the arrival of Governor Duplessis in 1742। और 1742 में जैसे ही गवर्नर बना भाई कौन, डुप्लेक्स, तब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया आपस में, और चीजें उस तरीके से धीरे धीरे खत्म होते चली गई, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी वो एक तरीके से आप जान सकते हैं अलग अलग चीजों को लेकर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इंडिपेंडेंट जो हमारे स्टेट्स थे वो किस किस तरीके से जो है हिस्टोरिकली उनका इजाद हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है भाई। अब देखिए, अब हमें देखना है क्या, अब देखिए यहाँ पर समझो बात, यहाँ पर तीन चार चीजों को करना है, हर एक जो स्टेट्स के जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पर देखो सारी चीज पढ़ ली है। पहले हमने देखा कि भाई पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फ्रेंच के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने ब्रिटिशर्स के बारे में भी पढ़ा, उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई बताओ, पोर्चुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, और एक और कौन था भैया, याद कीजिए थोड़ा सा, याद करना तो जरूरी है कि नहीं भाई, ठीक है। अब देखो हैदराबाद को डिस्कस करते हैं। हैदराबाद को अगर डिस्कस करना है तो हमें सबसे पहले समझना है कि इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था, तो निजाम उल मुल्क असफ जहां, देख रहे हो, निजाम उल मुल्क असफ जहां के द्वारा फाउंड किया गया था 1724 में। हिज ओरिजिनल नेम जो था वो चिन किलीच खान था, बट एम्पेरर जो फारूक सियार कन्फर्ड हिम टू एज द टाइटल ऑफ खान ए दुरान, और जो लेटर है वो निजाम उल मुल्क बोला गया, तो अलग अलग नाम था, लास्ट में अब नाम याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क, ठीक है, वो नाम रखा गया था। जो पुरान चंद्र वॉज द दीवान, और यहाँ दीवान कौन थे भाई, पुरान चंद्र जो हेड थे। कार्नेटिक वॉज वन ऑफ द सुबह ऑफ अ डेकन्स, हेंस इट इज अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद। बोला जाता है कि हैदराबाद जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट माना जाता था, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि सरदार पटेल ने एक तरीके से उसको बहुत शानदार तरीके से होम मिनिस्ट्री के तहत चीजों को कैप्चर करके निजाम ऑफ हैदराबाद को यहाँ से भगाया था, ठीक है, और अपने अंदर हम लोग लिए थे इसको। निजाम ऑफ हैदराबाद बिकम्स द इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली, एंड द डिप्टी गवर्नर ऑफ कर्नाटक मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ हैदराबाद, हेंस एज्यूम द टाइटल नवाब ऑफ कर्नाटक, और नवाब ऑफ कर्नाटक के रूप में जाना गया। अब देखो यहाँ पर जो सदाउद्दौला खान ऑफ कर्नाटक मेड अ नेफ्यू दोस्त अली एज अ सक्सेसर, जो कि कर्नाटक के रूप में बनाया गया विद अप्रूवल ऑफ निजाम, ठीक है। एंड दिस कॉज्ड अ राइवलरी बिटवीन कर्नाटक एंड हैदराबाद, और कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में एक तरीके से क्या बन गया, एक कलेश बन गया। हैदराबाद रिमेन्ड इंडिपेंडेंट अंटिल इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो जो हैदराबाद जो था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा था जब तक उसको भारत में शामिल नहीं कर लिया गया, ठीक है। एंड द निजाम प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट में जो निजाम था वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा था, या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था
इसको भाई 1857 में असिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड करा था ब्रिटिश को कि आप अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं और हम भी साथ में लेकर चीजों को साथ में चलेंगे। तो ये बात जो है वो एक तरीके से किया जाता था उनके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज है जो कि याद रखना है। दूसरा है अवध। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो कि याद रखना, बाकी सब तो पॉलिटी में हमने पढ़ा है। अवध फाउंडेड किसके द्वारा फाउंड किया गया भाई, ये याद रखने का, सद्दात खान बुरहान उल मुल्क एम्पेरर ऑफ मोहम्मद शाह अपॉइंटेड हिम एज अ गवर्नर ऑफ अवध इन 1772। एम्पेरर जो थे कौन, मोहम्मद शाह, उन्होंने अपॉइंट करा था हिम, मतलब कौन, जो सादात खान बुरहान उल मुल्क जो थे उनको एक तरीके से गवर्नर बनाया गया था अवध का। कमिटेड सुसाइड, इन्होंने सुसाइड कर लिया था 1739 में। एंड वॉज, उसके बाद जो है वो गवर्नर के रूप में साफदार जंग जो है वो निकल कर आए थे। तो अवध भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अवध, इसके पहले हमने क्या पढ़ा वो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। इसके पहले हमने क्या पढ़ा भैया, अभी हैदराबाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कार्नेटिक के बीच में जो है वो जंग भी छिड़ा था भाई, मतलब आपस में टेंशन भी हुआ था। अब आते हैं मैसूर। मैसूर के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। अब मैसूर के बारे में अगर बोला जाए तो हैदर अली स्टार्टेड हिज कैरियर। मैसूर में सबसे अगर कोई नाम आएगा सबसे पहले तो हैदर अली। हैदर अली 1761 से 1782 में 82 तक स्टार्टेड जो कैरियर किया था वो सोल्जर के रूप में इन मैसूर स्टेट। प्रमोटेड टू अ कमांडर इन चीफ, बाद में उसे कमांडर इन चीफ बना दिया गया। एंड लेटर द फौजदार इन अ डिंडीगुल, और डिंडीगुल के फौजदार के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन इन 1761 ही ओवरथ्रू, वो उन्होंने उसने क्या करा, ओवरथ्रू मतलब हटा दिया भाई, किसमें, नानजा राजा को, एंड एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर। और नान राजा को एक तरीके, नानजा राजा को हटाकर वो अपनी अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया, मतलब वो एक तरीके से मैसूर का राजा बन गया। ही एस्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्सेनल इन द डिंडीगुल। एंड इन 1769 he repeatedly defeated the ब्रिटिश को हराया था। ब्रिटिश ने बहुत कोशिश करी मैसूर पर कैप्चर करने के लिए, लेकिन जो हैदर अली उन्होंने हराया था। इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एक तरीके से, उसमें एक तरीके से defeated the Britishers, reached the wall of Madras, and he died in 1782 during the second Anglo मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में उनका मौत हो गया। उसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक सक्सीडेड हैदर अली। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान निकल के आए वहां के राजा। एंड ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एज अ श्रृंगापट्टनम। श्रृंगापट्टनम में एक ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया गया कि सब लोग फ्री रहेंगे। एंड बिकम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, और एक जैकोबियन क्लब भी इनके द्वारा बनाया गया था। टीपू सुल्तान का आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुनते होंगे, लेकिन बचपन से हमने टीपू सुल्तान का नाम सुनते हुए आ रहे हैं। तो एक तरीके से हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान जब आए तो उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाया, जो कि एक तरीके से बाद में चलकर वो जैकोबियन क्लब के मेंबर भी बन गए थे। वो उनका देहांत 1799 में हो गया था। फाइटिंग एट द गेट्स ऑफ कहां पर लड़ते हुए, जो श्रृंगापट्टना के गेट के पास लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। ड्यूरिंग द कब, चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में बार बार जो है वहां पर अटैक किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उनका देहांत हो गया। एंड ही ऑल्सो टॉलरेटेड एंड एनलाइटेंड इन द अप्रोच टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। वो हमेशा टीपू सुल्तान ये चाहते थे कि चीजों को इंप्लीमेंट करके चलो, फ्रीडम छोड़ो। ठीक है, ही गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज ऑफ गॉडेस शारदा। गॉडेस शारदा मतलब शारदा जी का जो मतलब देवी है, उनका तस्वीर बनाने के लिए वो पैसा भी दिए थे। ऑन अ जो श्रीनगरी टेम्पल, ठीक है, श्रीनगरी टेम्पल या नागेरी टेम्पल। एंड द फेमस टेम्पल ऑफ श्री रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ वॉज सिचुएटेड barely 100 yards from his palace। वहां से उन्होंने एक श्री रंगनाथ जो टेम्पल है वो किससे कितना दूर था उनके पैलेस से, 100 यार्ड भी दूर नहीं था। एंड ही assumed the title of बादशाह इन 1797, और 1797 में उसे बादशाह के रूप में माना गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। किससे रिलेटेड है, मैसूर से रिलेटेड। क्लियर, यहाँ पर मैसूर के बारे में समझ में आया। मैसूर के बाद अगर देखा जाए तो बंगाल को देखिए।
बंगाल में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें लड़ी गई, लड़ाई लड़ी गई और उसमें चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसमें बहुत सारी चीजों को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि हम लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ भी आएगा मुर्शिद कौली खान 1717 से 1727। He was made governor of Bengal in 1717 and उड़ीसा का बनाया गया 1719 में, उसी के बगल में। He transferred the capital of Bengal from the Dhaka to a मुर्शिदाबाद, ठीक है, और ढाका से मुर्शिदाबाद जो है इन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर किया था और वो उनकी देहांत जो है 1727 में हो गई थी। जैसे 27 में देहांत हुआ उसके सुजाउद्दीन, ठीक है, वो एक तरीके से आ गए। ही ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ बिहार, ठीक है, ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ बिहार किसको दे दिया गया? बाय मुगल एम्पायर, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, और सरफराज खान 1739 पर आए फिर भाई। फिर यहाँ पर अली वर्दी खान डिपोज एंड किल्ड सुजाउद्दीन सन्स और सरफराज खान एंड मेड हिमसेल्फ नवाब, और बाद में वो नवाब बन गए। कौन? अली वर्दी खान। अब अली वर्दी खान ने एक तरीके से उनके मतलब सरफराज खान के सारे परिवार को मार दिया। उसके बाद फिर अली वर्दी खान जो ब्राइब्ड मोहम्मद शाह रंगीला एंड लीगलाइज हिज पोजीशन बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम हिम, ठीक है, फरमान उनसे पाया, लीगलाइज करके वो एक तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिए। ही प्रिवेंटेड इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉरफिटिशंस एट कलकत्ता एंड रिस्पेक्टिवली एंड चंदेर नगर, और इंग्लिश और फ्रेंच को वो आने यहाँ देते नहीं थे, तो उनसे एक तरीके से बचा के रखा था, खास करके कलकत्ता को। तो शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो कलकत्ता को इनके द्वारा बचाया गया, किसके? अली वर्दी खान के द्वारा, ठीक है। आगे अगर देखा जाए सिराजुद्दौला जो है फेमस अंडर द फरमान 1717 द कंपनीज हैज अ राइट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो है वो परमिशन मिल गया था इन बंगाल विदाउट पेइंग अ टैक्स, और राइट टू इशू अ पासपोर्ट्स एंड अ दस्तक। ये सब सारी चीजें जो सिराजुद्दौला ने एक तरीके से दे दिया था, ठीक है, कि फरमान किया हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दस्तक वाज मिसयूज्ड फॉर द प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी सर्वेंट, कंपनी सर्वेंट के द्वारा जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद 1776 में बंगाल की बात ही चल रही है। सिराजुद्दौला सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट अ कासिम बाजार एंड मार्च टू कलकत्ता एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। किसको? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को, जो कि जिन्होंने नाम बदलकर जो पहली फैक्ट्री को रखा था, ठीक है। ब्लैक होल जो 3 विलेजेस को साथ में बनाया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस, और एक तरीके से ब्लैक होल की ट्रेजेडी भी इसी समय आई थी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव रिकवर्ड कलकत्ता एंड ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड इन द 2 जनवरी 1757, और जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है कलकत्ता को कैप्चर करने के लिए, चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया गया। उसके बाद आता है बैटल ऑफ पलासी ऑन द 23 जून 1757। इंग्लिश ऑन द बैटल, इसमें सिराजुद्दौला को हराकर जो इंग्लिश जो था, बड़ी बात है, वहां आने दिया भाई, फैक्ट्री लगाने दिया, सब चीज करने दिया, उसके बाद चीजों को एक तरीके से कैप्चर भी किया था बहुत सारी चीजें। लेकिन एक तरीके से बाद में बैटल ऑफ पलासी होता है 23 जून 1757 में। ये सब फैक्ट है जो कि याद रखने हैं। इंग्लिश won the battle against सिराजुद्दौला and compelled the नवाब to concede all the demand, और उसको मतलब मजबूर कर दिया कि सारे डिमांड को, मेरी डिमांड को मानो। मीर जाफर और मीर बख्श या मलिक चंद ऑफ कलकत्ता ऑफिसर इंचार्ज, जो अमीन चंद, बहुत सारे थे। ऑल वेल इन द इंग्लिश साइड, जितने भी सारे जो थे, जो सिराजुद्दौला के कोर टीम, वो एक तरीके से सब किसके पक्ष में थे? इंग्लिश साइड में थे। और मीर मदन एंड मोहनलाल नवाब सोल्जर फॉट ब्रेवली, ये लड़ाई इन्होंने। नवाब वाज किल्ड बाय द मीर जाफर सन मीरा, और नवाब जो है वो मार दिए गए किसके द्वारा भाई? बाय मीर जाफर सन्स मितान के द्वारा। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी, जो कि सिराजुद्दौला एक तरीके से इनको आपत्ति हो गया था भाई। उसके बाद है कि नहीं, वो लड़ाई में वो एक तरीके से हार भी गए थे 1757 में। उसके बाद मीर जाफर 1757 से 1760 तक मीर जाफर वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, नवाब बन गए थे भाई बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, अंडर द ब्रिटिश ने बोला कि भाई तुम ये 3 जगह नवाब बनो, जैसे जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा करो। ही ग्रांटेड अ फ्री ट्रेड राइट टू द कंपनीज, कंपनी को फ्री राइट दिया ट्रेड करने के लिए। कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। एंड 1760 मीर जाफर वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम, और फिर मीर जाफर जो थे
उनको रिप्लेस करके मीर कासिम को एक तरीके से वहां का गवर्नर ये बना, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो आप देख सकते हो कि नवाब जो है वो टाइटल आया। फिर भाई नवाब के बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 1757 में कैप्चर करके चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। उसके बाद मीर कासिम के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मीर कासिम जो है, मीर कासिम ये वाला देखो, इसमें 3 चीजें याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ बक्सर याद रखना है, ठीक है। ये देखो मीर कासिम सीडेड बर्डवेन एंड मिदनानपुर चित्तौड़गढ़ एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, और उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था कहां, मुर्शिदाबाद से लेकर मोंगियार में। मीर कासिम सन जो रिवोल्टेड एज ही वाज एंग्री विद द ब्रिटिश फॉर मिसयूजिंग द दस्तक फ्री ड्यूटी पासेस, कि भाई ड्यूटी पासेस मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है, फ्री जा, तो मिस यूज करते थे बहुत सारे सर्वेंट उसके, जो कि एक तरीके से दिया गया था। तो एक तरीके से वो नाराज थे उसमें। और बैटल ऑफ बक्सर ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध, तो उन्होंने क्या करा, उनकी बेटे ने नवाब ऑफ अवध के साथ और सुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर एंड शाह आलम II के साथ उन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी एट बक्सर, और बक्सर के आर्मी के साथ जो है वो एक तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ा, जो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और एक तरीके से 22 अक्टूबर 1760 मीर जाफर वाज अगेन पुट ऑन द थ्रोन बाय द ब्रिटिशर्स, और जो मीर जाफर को जो हटाया गया था, मीर कासिम को बनाया गया था, मीर जाफर को फिर से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। तो ऑन मीर जाफर डेथ, ठीक है, जैसे ही मीर जाफर का डेथ होता है तो निजाम उद दौला वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, फिर निजाम उद दौला जो है वो एक तरीके से राजा बन जाता है, मतलब नवाब बन जाता है। and signed the treaty on the 20th February 1765 by which the Nawab has disbanded the most of his army and administered Bengal through the deputy सूबेदार nominated by the company, और कंपनी के द्वारा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो सूबेदार बैठाया जाएगा वही चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। और रॉबर्ट क्लाइव बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो निकल गया है। तो देख सकते हो कितना लड़ाई लड़ी हुआ। उसके बाद 1765 में बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ भाई, देख सकते हो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। उसके बाद चीजों को इंप्लीमेंट करते करते ब्रिटिश की कंपनी ने अपने पूरा कंट्रोल जमाया। उसको 1765 में अपना सबसे पहला गवर्नर, नवाब को खत्म, अब गवर्नर शुरू हो गया। बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को बैठा दिया गया। After the Battle of Buxar, the company gave Shah Alam II as a subsidy 26 लाख देता है उसको, and secured the दीवानी of आरा and इलाहाबाद। आरा और इलाहाबाद दो जगह का दीवानी, दीवानी मतलब कि भाई टैक्स वैक्स यहाँ पर जाके हम अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आउटकम क्या मिला ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो अगस्त 1765 में साइन किया गया, इंग्लिश गॉट अ दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब कि हमें राइट होगा वहां जाके पैसे वगैरह कलेक्ट करने का, मतलब जिसमें कोई भी टैक्स वैक्स हम आपको नहीं देंगे। तो एक तरीके से राइट था कि रेवेन्यू को वहां से लेने का, बंगाल से बिहार और उड़ीसा। याद रखिएगा कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है उसके तहत जो है वो दीवानी दी गई थी ब्रिटिश को, ताकि वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, एंड गिव कितना 26 लाख। The dual government of Bengal was established in 1765। अब दो तरीके से सरकार, एक तो भाई उधर नवाब भी और एक तरीके से ब्रिटिशर्स भी। When in the company got a right to collect the revenue, but a निजामत right the duty of administration। और जो नवाब को बोला तुम भाई काम धाम संभालो, हम पैसा संभालते हैं। तो जो पैसा संभालने वाली बात आ गई ना, जहां ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया और जहां पैसा होगा उसी का दबदबा ज्यादा होगा। तो वेरन हेस्टिंग एंडेड द डुअल, और वेरन हेस्टिंग जो है 1772 में ये हटा दिया कि भाई नहीं, ये डुअल जो है सिस्टम नहीं चलेगा। मतलब जो निजाम होंगे या फिर जो नवाब होंगे वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, मतलब दो तरीके से ना, एक रेवेन्यू का डिपार्टमेंट अलग कोई देख रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग देख रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हटाओ और एक तरीके से हम लोग क्या करें, एक ही सिस्टम रखेंगे, जो कि वेरन हेस्टिंग ने उसको हटा दिया। किसमें 1772 में 1772 में ये चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा 1772 तक किस तरीके से बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को, बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट था उसको खत्म करके एक तरीके से वेरन हेस्टिंग ने स्थापित करा अपनी एक मौजूदगी। ये सब एक कहानी के तौर पर समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, चीजों को नोट करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।